नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए क्विजेज आपको लगातार मिल रही हैं और ये चैनल आपको काफी सपोर्ट करने वाला है, तो इससे जुड़े रहिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ ढेर सारी पिक्स वगैरह आपको लगातार मिलेंगी और क्विज जो हो रही है उसे अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को देखिए। और एक चीज और है कि इस वाली क्विज में थोड़ा ज्यादा प्रश्न रहने वाले हैं, तो थोड़ा धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है। पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है और ये व्यवहारिक बुद्धि का प्रश्न है। आप सोचकर इसे ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं कि जब आप किसी से व्यावसायिक रूप से मिलते हैं, मतलब आप अपना व्यवसाय उसके साथ साझा करना चाहते हैं, उसके साथ कोई डील करना चाहते हैं, बिजनेस डील, तो आप इसमें से कौन सी चीज अपने परिचय में शामिल नहीं करेंगे। जब दो लोग ऐसे बिजनेसमैन के तौर पे मिलते हैं तो वो अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सी चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें दिया है आपकी भूमिका होनी चाहिए और शीर्षक, मतलब ये दोनों आप बताएंगे ही नहीं, ना तो अपना इंट्रो देंगे, ना ही कोई उसका टाइटल देंगे, और अपनी पसंद नापसंद नहीं बताएंगे। आपका क्या व्यवसाय है, व्यापार है, उद्योग है, उसी का परिचय नहीं देंगे, जबकि वही काम है आपका, और आपके व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण। अब इसमें से जितनी चीजें हैं वो तो आवश्यक हैं, वो नहीं देंगे तो काम ही नहीं होगा, लेकिन अपनी पसंद नापसंद क्यों बताइएगा कि मुझे खाने में ये नहीं पसंद है, ये पसंद है, मुझे आपसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, ये कोई बात नहीं होती है। तो ये सब बिजनेस वाली बातें है ही नहीं, तो बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। अंतर्राष्ट्रीय गमन, अर्थात जिसे आप माइग्रेशन कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो क्या चीज होती है, मतलब उसमें एक्चुअली क्या होता है। तो एक स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसने की, जाने की और बसने की प्रक्रिया जो है, इसी को माइग्रेशन कहा जाता है। इसमें दोनों जगहें प्रभावित होती हैं। जहां से जनसंख्या उजड़ रही है वो जगह जो है वो खाली हो जाती है, वहां की जो जन सामर्थ्य है, मतलब लोगों की मात्रा है, वो कम हो गई, तो जन सामर्थ्य वहां कम हो जाता है। जहां जाकर लोग भीड़ लगा देते हैं वहां बेरोजगारी पैदा हो जाती है। तो ये तो आर्थिक समस्या है, लेकिन इसमें से एक्चुअली होता क्या है। एक देश से दूसरे देश के बीच में लोगों का संचलन होता है। एक देश को छोड़कर वहां संसाधनों के अभाव की वजह से दूसरे देश में, या मान लीजिए यहाँ महामारी फैल गई है तो लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे देश में भाग रहे हैं, माइग्रेशन इसको कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखिए। साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का कॉमन क्वेश्चन है। सीजीएस प्रणाली की इसमें से क्या परिभाषा है। तो जितनी भी प्रणालियां हैं, जैसे एमकेएस है, एसआई है, उसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रतिबल यानी स्ट्रेस, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी एसआई यूनिट पास्कल हो जाएगी। देखिए, प्रतिबल और दाब यानी प्रेशर, दोनों की विमा एक जैसी होती है, ठीक है, और जो मात्रक है वो भी एक जैसा होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रतिबल असल में एक तरह का दबाव ही है। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का इस्तेमाल, मतलब कौन सी मशीन जो है उसको ऊष्मा विकसित करने या अवशोषित करने के लिए, मतलब ऊष्मा अगर विकसित हो रही है या अवशोषित हो रही है तो उसको मापने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर मोटे तौर पे हीट के मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं ये आपको बताना है। तो कैलोरीमीटर यूज करते हैं, इसमें और कोई जो यंत्र है वो काम देने वाले हैं नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। समय की एसआई इकाई क्या है ये बताया नहीं जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, सेकेंड होती है, और ये हर जगह सेकंड होती है। एमकेएस से लेकर सीजीएस और जितनी भी इसकी प्रणालियां हैं, एफपीएस प्रणाली भी है जो कि प्रचलन में नहीं है, उसमें भी समय का मात्रक सेकंड होता है। और इसके बाद देखिए 7वें नंबर के क्वेश्चन को, डायनेमिक विस्कोसिटी। देखिए, श्यानता क्या चीज है। तो किसी भी लिक्विड का वह गुण, हालांकि गैसों में भी श्यानता होती है, लेकिन गैसों की प्रवृत्ति थोड़ी सी अनिश्चित होती है। द्रव पे वो उदाहरण ज्यादा काम करेगा। लिक्विड के अंदर जो गाढ़ापन होता है ना, उसी को श्यानता कहा जाता है। और जितना गाढ़ा द्रव होगा, ये आप भी जानते हैं, लॉजिक की बात है, वो ज्यादा दूर तक बह नहीं पाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि श्यानता यानी विस्कोसिटी जो है वो लिक्विड के फ्लो का या गैसों के फ्लो का विरोध करती है। जैसे रेजिस्टेंस जो है सर्किट में लगा के हम धारा को घटा बढ़ा सकते हैं, वैसे ही।
तो चलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, इकाई पूछी जा रही है ना, इकाई इसकी हो जाएगी न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग प्रति मीटर वर्ग, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर असल में होना चाहिए था, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, यहां चूंकि गतिशील श्यानता की बात की जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है, मतलब जो धारा होती है विद्युत धारा, उसका मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो एम्पियर होता है, मूल मात्रकों में आप देखते हैं। इसके बाद आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 9 को देखिए, दबाव यानी दाब जो है इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो पास्कल आपने पीछे प्रतिबल का देखा, प्रतिबल और दाब एक ही चीज होते हैं, अलग अलग स्थान पे इस्तेमाल होते हैं, तो इसका पास्कल हो जाएगा। इसके बाद देखिए, किसी भी वस्तु में प्रतिबल अगर आप लगाएंगे यानी उस पर प्रेशर डालेंगे किसी भी तरह का, तो उससे विकृति उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है आयतन की एसआई इकाई क्या है। अब ये सब क्वेश्चन जो है नहीं होने चाहिए और न पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने के पर्पज से ढेर सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। तो वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, यानी मीटर के ऊपर 3 घात, तो यहाँ घन मीटर हो जाएगा, क्यूबिक मीटर। आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 11, रेडियोधर्मिता किससे नापी जाती है। तो बैकेरल और क्यूरी भी इसके मात्रक होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि यंत्र क्या है। तो किसी भी रेडियो एक्टिव स्रोत से अगर विकिरण रिलीज हो रहा है, मतलब विकिरण बाहर निकल रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए गाइगर मूलर काउंटर जो है वो इस्तेमाल होता है। गाइगर और मूलर 2 साइंटिस्ट थे और उनके सहयोग से, मतलब आपसी सहयोग से ये यंत्र डेवलप किया जाता है। जीएम काउंटर इसको कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो 1 वोल्ट जो है वो 1 जूल प्रति कूलाम के इक्वल होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और वोल्ट का इस्तेमाल, मतलब वोल्ट मात्रक किसका है, विभवांतर का है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 13 को देखिए, सुपरसोनिक स्पीड यानी जो पराध्वनिक गति है, इसका मापांकन मतलब मापने का काम किस इकाई से होता है। अगर आप नापेंगे तो कौन सा मात्रक लगाएंगे, तो इसमें आप जो मात्रक यूज करेंगे वो मैक होगा, ठीक है, मैक का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़े, देखिए नॉट जो होता है वो समुद्री मील होता है। प्रश्न संख्या 14 को देखिए, सागर की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है। तो जो सागर की गहराई होती है उसका मात्रक होता है फैदम, ठीक है, फैदम को के हिसाब से उसको मेजर करते हैं, और उसको नापने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल होता है वो फैदोमीटर होता है। तो इसका पहला वाला सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ओम मीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी जो है जैसे वोल्ट मीटर है तो विभवांतर नापता है, एमीटर जो है वो धारा नापता है, गैल्वानोमीटर जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उनको नापने का काम करता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16, इसमें कहा गया कि भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये भी ना आए तो फिर क्या हो सकता है। इसके बाद देखिए 17वें नंबर का क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल यानी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसके मेजरमेंट के लिए हम कौन सा ऑपरेटस या कौन से डिवाइस यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। देखिए इसमें जो और उपकरण दिए हैं वो वैसे भी बेकार है, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ही होता है। बार किस चीज की इकाई है, तो ये जो बार है ये असल में वायुमंडलीय दाब को नापने की इकाई है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना उसको हम मिली बार बार ऐसे मेजर करते हैं। इसके बाद 19वें क्वेश्चन को देखिएगा, न्यूटन किसकी इकाई है, बल की है। 93% लोग इससे सहमत हैं। इसके बाद देखिए 20वें नंबर के क्वेश्चन को, मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका एसआई मात्रक क्या है। मैग्नेटिक इंडक्शन, आप इंडक्शन वाले चूल्हे बहुत यूज करते होंगे, उसमें गैस वैस की कोई झंझट नहीं होती है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो बताइए इसमें चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। टेस्ला हो जाएगा, टेस्ला भी एक साइंटिस्ट का नाम था। आगे चले, प्रश्न संख्या 21 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य जो है उनसे अलग है। तो कार्य दिया है, गतिज ऊर्जा दिया है और स्थितिज ऊर्जा दिया है, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दी हुई है, इसके अलावा वर्क दिया है और गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। तो इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी मतलब बल जो है वो अलग है। बाकी जितनी है ना उनका मात्रक एक जैसा है, सूत्र एक जैसा है, मात्रक एक जैसा है, लेकिन बल का मात्रक इससे अलग है और बल एक अलग चीज है। तो इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, कौन सी अदिश राशि है बताइए। तो अदिश राशियां होती क्या हैं, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमें इसमें से छांट कर अलग कर देनी है और जो स्केलर वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कार्य जो है वो एक अदिश राशि है। कार्य को ये नहीं बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में हुआ है, बाकी जितने हैं उनमें आपको डायरेक्शन का इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा। आगे चलते, प्रश्न संख्या 23 को देखिए, कार्य और ऊर्जा दोनों का जब सूत्र एक जैसा होता है फार्मूला, तो उसकी यूनिट भी एक जैसी होती है। यहां पर यह पूछा जा रहा है कि इकाई दोनों की क्या है, तो जूल होती है दोनों की इकाई। अगला प्रश्न देखिए, इसमें ह्यूमिडिटी को किस में नापा जाता है, मतलब किस उपकरण की सहायता से नापा जाता है। आर्द्रता की बात हो रही है तो हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करके आर्द्रता की मापन करते हैं। इसके बाद एक हॉर्स पावर जो है, एक अश्व शक्ति, ये कितने के बराबर होता है। तो हॉर्स पावर जो है वो सामर्थ्य को यानी शक्ति को नापने का बड़ा मात्रक है।
जैसे वॉट होता है ना, तो वो छोटा मात्रक है, बड़ा अगर बनाना है तो मेगावाट और गीगावाट में उसको नापते हैं, जैसे विद्युत क्षमता है। चलिए, तो यहाँ बताइए हॉर्स पावर में इंजन की क्षमता को अक्सर नापा जाता है, तो ये 746 वॉट के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है। ठीक है, वॉट नहीं दिया हुआ है, तो जब वॉट नहीं दिया है तो उसका जो समानार्थी है यहाँ पर वही ढूंढना होगा। जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल सेकंड हो नहीं सकता, जूल प्रति सेकंड होता है। इसमें आप जो सामर्थ्य की परिभाषा है उसके हिसाब से देख सकते हैं, मतलब P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपान टाइम होता है, तो इससे आप मात्रक आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है सभी, तो इसे आप देखें, यांत्रिक ऊर्जा है, कार्य है और ऊष्मा है। ठीक, ऊष्मा क्या होती है, हीट, वो भी तो एक तरह की एनर्जी ही होती है। तो ये सब तो जूल के मात्रक से चल जाएंगे, लेकिन सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है ना, तो यहाँ पर यही जो डी वाला है वो सही होगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला वाला, यानी इसका जो 28वां है, 1 वॉट घंटा किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं आंकड़े, तो 3600 जूल के इक्वल होता है, इसमें ज्यादा माथापच्ची की जरूरत है नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 29, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक यानी क्लास 2 लीवर जो है उसका एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। तो यहाँ जितने आप देख रहे हैं इसमें कुछ यंत्रों के नाम दिए हैं। मशीन का काम क्या होता है, मनुष्य के काम को आसान बनाना, सुलभ बनाना। उसके लिए कुछ उत्तोलक टाइप की जो मशीनें होती हैं, लीवर क्वालिटी की मशीनें होती हैं, उनको यूज किया जाता है और प्रायः हर मशीन जो है वो उत्तोलक से बनी होती है, तभी वो सहजता से काम कर पाती है। तो इसमें जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है वो कौन सा है, ये व्हील बैरो है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, नींबू निचोड़ने की मशीन। नींबू आप हाथ से निचोड़ेंगे तो बहुत मेहनत लगती है, ठीक, लेकिन मशीन से निचोड़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो वो किस श्रेणी का उत्तोलक है आपको बताना है। तो वो सेकंड क्लास लीवर है, ठीक है, वो भी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 31 को देखिएगा। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए, कहां पर रखा जाए बताइए। तो पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए तब वो न्यूनतम होता है लगभग शून्य वाली जो स्थिति है। अगर एकदम से केंद्र पर आ गए तो शून्य स्थिति का आभास होगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी 0 हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला होगा। प्रश्न संख्या 32 में कहा गया है कि जी का मान, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो कहां पर मिनिमम होता है, न्यूनतम कहां पर होता है। तो आप समझ लीजिए कि केंद्र से हम जितना दूर जाएंगे, जितना दूर भागेंगे, उतना ही ग्रेविटी में कमी आएगी। तो यहाँ विषुवत रेखा जो होती है वो सबसे दूरी पर होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो अर्थ है, पिछली क्विज में बताया गया है, इसको फिर से सुन लीजिए, ज्योइड शेप की है, तो इसमें जो डायमीटर या रेडियस है वो हर जगह इक्वल नहीं है, सर्किल की तरह से। वृत्त में क्या होता है कि हर जगह त्रिज्या बराबर होती है, लेकिन जो इलिप्स होता है उसकी त्रिज्या 2 तरह की होती है। एक हॉरिजॉन्टल होती है जो कि बड़ी होती है, और एक वर्टिकल होती है जो कि छोटी होती है। तो यहाँ जो वर्टिकल रेडियस है उसे आप देखिए, ये पोल टू पोल आपस में मिल रही है ना। तो पोल टू पोल जो केंद्र से दूरी है वो कम है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो ज्यादा होगा। और जो इक्वेटर है वहां पे ये दूरी ज्यादा बढ़ गई है, लंबी है, तो यहाँ पे कम होगा, सबसे कम होगा, तो इसीलिए विषुवत रेखा। इसके बाद 33वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। एम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। अब यहाँ समस्या यह है कि प्रोटॉन जो है वो प्रकाश के वेग से गति नहीं कर सकता है, संभव नहीं है। प्रकाश के वेग से गति करने के लिए आपको पहले अपना द्रव्यमान खोना पड़ेगा। तो इसका उत्तर तो ये दे दिया है कि अपरिवर्तित होगा, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये संभव नहीं है। ये लॉजिक जो इसमें देख सकते हैं आप, यहां होना चाहिए था फोटॉन, और द्रव्यमान का जिक्र नहीं होना चाहिए था, ठीक है। फोटॉन के अंदर जो द्रव्यमान है वो 0 होता है, और जब वो प्रकाश के वेग से गति करता है तो उसी ऊर्जा के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। आइंस्टीन ने जो प्रिंसिपल दिया था ना, E = m/c², ठीक, तो उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर कोई द्रव्यमान युक्त वस्तु प्रकाश के वेग के स्क्वायर, मतलब उसके वर्ग के हिसाब से, मतलब इतनी चाल जो उसकी है उसके हिसाब से गति करती है, तो वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रकाश के वेग से चलने वाली लगभग हर वस्तु जो है वो द्रव्यमान के मामले में 0 होती है। अब यहाँ पे ये प्रश्न उतना सही भी नहीं है, लेकिन अपरिवर्तित आप इसलिए चुन सकते हैं क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं होगा, प्रकाश के वेग से वो गति कर रहा है, यानी एक समान उसकी वेलोसिटी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 को देखिए। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या है, एक तरह का परिवर्तक है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, यहां आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 को देखिए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ संचायक सेल का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें रसायन भरा होता है और उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है।
तो जो जल है नदी का वो कैसा होता है, गतिमान होता है, उसमें गति होती है। तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो वो गतिज ऊर्जा होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम ये जनरेटर का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इसका जो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक मोटर में दिखाई देता है। ये विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। प्रकाश के पथ में, अब यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है जिसमें कि आपको शब्द खोजना है। वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। अब प्रकाश जिसके आर पार नहीं जा सकता है, आर पार चला जाएगा तब तो छाया बनेगी ही नहीं। अगर आर पार नहीं जा सकता है तब वहां पर छाया बनेगी, ठीक। जितना एरिया वो वस्तु घेरी हुई है उतनी छाया बन जाएगी। सूर्य ग्रहण आप देखते हैं, चंद्र ग्रहण देखते हैं, तो वो चीज है। अब यहाँ पे वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, अपारदर्शी होनी चाहिए। पारदर्शी होगी तब तो प्रकाश आर पार हो जाएगा, पारभासी होगी तब भी धुंधली छाया बनेगी। परफेक्ट शैडो बनने के लिए उस वस्तु का अपारदर्शी होना आवश्यक है। टॉर्च और दीवार के बीच में आप एक गेंद रखकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन किया जाता है, मतलब ऑयल इमर्सन की जो प्रक्रिया होती है वो किस लिए की जाती है, उसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ दिया है कि सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए, विभक्त शक्ति को घटाने के लिए, या फिर आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए, या दोनों को बढ़ाने के लिए। तो देखिए इसमें जो सही इसका वाजिब कारण होता है, उसकी जो विभक्त शक्ति होती है उसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि वो और ज्यादा इनहेंस हो जाए। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। मोटर गाड़ियों में जो साइड की चीजें होती हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण होता है। साइड से कोई चीज आ रही है तो वो गाड़ी से टकरा न जाए, तो ड्राइवर पहले ही सतर्क हो जाता है, उसके लिए शीशे लगे होते हैं। तो वो शीशे असल में किस प्रकार के दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, प्राथमिक रंग होते हैं, मतलब इसमें से कौन सा प्राथमिक रंग है वो आपको बताना है। प्राइमरी कलर, लाल, हरा, नीला, तो ये सब क्या है, सभी जो है वो प्राइमरी कलर है। तो इसमें किसी एक को हम नहीं चुन सकते, सभी को चुनेंगे। इसके बाद 42वें प्रश्न में चलते, निकट दृष्टि दोष यानी जो मायोपिया होता है इसका संबंध किससे होता है, मतलब एक्चुअली इसमें हो क्या जाता है। तो उल्टा होता है, निकट में दूर वाला और दूर में निकट वाला, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो दूर की वस्तुएं जो है वो साफ नहीं दिखाई देती, ना दिखाई दे ऐसा नहीं हो सकता, दिखती तो है ही है, कोई अंधापन थोड़े ही है, ठीक है, लेकिन धुंधली दिखाई देती। तो ये चीज है। अब जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मायोपिया का अगर उपचार करना है तो जो आंख का डॉक्टर है वो आपके लिए किस तरह का लेंस देगा, अवतल देगा या उत्तल देगा, मतलब कॉनकेव देगा, माफ कीजिएगा, हाँ कॉनकेव देगा या कॉन्वेक्स देगा। कॉनकेव जो है वो अवतल को और कॉन्वेक्स जो है वो उत्तल को कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 43 को देखिए। अब ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें पूछा जा रहा है कि दूर दृष्टि दोष का एक रोगी है, ठीक है, मतलब उसको नजदीक की चीजें साफ नहीं दिख रही, 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को वो साफ नहीं देख पाता है। तो आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। अब देखिए जो पिछला प्रश्न था उसका उत्तर आधा यहीं पर मिल गया, इसका अपोजिट कर लेंगे तो पिछले वाले का आंसर दे देंगे। 200/3 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस होता है वो यूज किया जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें। देखिए जो पिछली क्विज कराई गई थी ये आप देख सकते हैं कि उसका वीडियो है जो कि यूट्यूब पे अपलोड किया गया है, तो आप इससे लेक्चर भी सुन सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 44, ठीक। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 40 सेंटीमीटर है, मतलब फोकस दूरी जो है ना उत्तल लेंस की एफ, स्मॉल एफ, वो कितना है 40 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर फोकस लंबाई का यानी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है एफ डैश आप कह लीजिए, ठीक। तो ये कितनी है, ये 25 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो इनकी संयोग से जो पावर बनेगी वो क्या होगी, तो 1/f वाला जो फार्मूला है वो आप लगा दीजिए। तो फार्मूला लगाकर कुल मिलाकर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका -1.5 डायोप्टर होगा। लेंस की क्षमता को नापने के लिए जो इकाई हम इस्तेमाल करते हैं वो डायोप्टर के तौर पे देखी जाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 45 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि एक वस्तु की फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के यहाँ पर कुछ प्रश्न इस प्रकार से है। एक वस्तु को फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, ठीक है, और लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस और वस्तु के बीच में कितना फासला है, 30 सेंटीमीटर का फासला है। तो छवि कैसी बनेगी, मतलब कहां पर बनेगी, उसकी दूरी आपको बतानी। प्रतिबिंब एक्चुअली कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, तो उसकी जो वाजिब डिस्टेंस होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। और ये सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। कुछ में ये वाला फार्मूला जो होता है 1/u और v वाला प्लस और माइनस का इसमें अलग अलग होता है, तो उसे आप कर सकते हैं। और कुछ में लेंस की क्षमता वाला जो सूत्र है वो लग जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या, इसका करेक्ट आंसर आपने देखा ना 60 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 46 को देखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूर खड़े हैं,
आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा, उल्टा नहीं होगा। तो ये कौन सा दर्पण है फिर? तो ये समतल और उत्तल दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ समतल हो सकता है ना उत्तल हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इसका ए वाला सही है, बाकी जितने हैं उनमें केवल केवल दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न संख्या 47 में चलिए, रेटिना पर नेत्र का या नेत्र के द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो हमारी आंखें किसी भी चीज को उल्टा देखती हैं, ठीक। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, रियल तो होता है, इमेजिनरी नहीं होता है, छोटे आकार का होता है। मतलब जो मूल वस्तु है उससे छोटा बनता है और उल्टा होता है। मतलब सामने खड़ा एक पेड़ है तो उसकी जो पत्तियां और ऊपर की शाखाएं हैं वो हमें नीचे दिखनी चाहिए और जड़ें ऊपर दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? तो हमारा दिमाग इसको एडजस्ट कर लेता है, दिमाग उसे सीधा करके अपने मन में सोचता है और उसी हिसाब से कमांड अपना देता है। तो दिमाग जिस हिसाब से काम करेगा वैसा ही शरीर नियंत्रित होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज असल में सीधी है, लेकिन दिखती कैसी है? उल्टी। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। छोटे जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में अभी ये एडजस्टमेंट की पावर नहीं होती है, तो वो उल्टा देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 48 को देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण अगर लगा हुआ है दीवार पर तो वो एक्चुअली कितना बड़ा होना चाहिए? कम से कम उसकी लंबाई का आधा तो होना ही चाहिए। मतलब जो व्यक्ति की लंबाई है या उसकी ऊंचाई है उसका आधा। अगर वो 5 फीट का है तो 2.5 फीट का जो दर्पण है वो कम से कम दीवार पर होना चाहिए। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, मतलब जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो एक दांत उखाड़ने के लिए आपके शीशा रखे रहते हैं भाई। तो शीशा कैसा होता है? वो अवतल दर्पण होता है, मतलब उसमें जो शीशा लगा होता है वो असल में कॉनकेव मिरर होता है। ऐसे ही जो बार्बर होते हैं, मतलब सैलून वाले, तो उन नाइयों की दुकान पे भी जो शीशा होता है वो अवतल ही होता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें, यानी 50वां। पर्दे पर उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए। मतलब ऊपरी भाग सिर्फ आप कवर कर रहे हैं और वो भी कागज कैसा है? वो अपारदर्शी है। तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब इमेज कैसी बनेगी? तो कोई भी छवि प्राप्त नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो तब होता जब आप पूरा ढक देते, ठीक है, आर पार प्रकाश हो ही नहीं पाता तो छवि नहीं, छाया बन जाती। लेकिन ऐसा है नहीं, आधा ये जो पार्ट है वो खुला हुआ है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा कि वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी, लेकिन उसकी जो तीव्रता है ना वो कम हो जाएगी। मतलब वो उतनी क्लियर है और एकदम स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अधिकतर लोग ये लॉजिक लगाएंगे कि भाई आधा ढक दिया है तो आधी ही दिखेगी। प्रश्न संख्या 51 को देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। भाई इस समय बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में अक्सर आसमान में मोटे मोटे काले काले शैतान बादल टहलते रहते हैं जो कि बारिश कराते हैं, ठीक। लेकिन जब आसमान साफ होता है तो बिल्कुल नीला दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इस वजह से ऐसा दिखाई देता है। मतलब प्रकाश के कण जो है वो यहाँ पे जो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनसे टकराकर प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, रमन प्रभाव के बारे में आपने सुना होगा, तो उन्हें नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को इसीलिए दिया गया था। समुद्र के जल के नीला होने के पीछे क्या कारण है? तो वही प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है। मतलब पानी द्वारा रोशनी का छितराव कर दिया जाता है, यानी रोशनी को स्कैटर्ड कर दिया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। सबसे अधिक उत्सर्जन, माफ कीजिएगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसका होता है? किस पदार्थ का होता है? यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए हैं। तो ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे कठोर पदार्थ हीरा है और इसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है सभी में। और विकल्प क्या है ये मायने ही नहीं रखता। लाल गुलाब को अगर आप एक नीले फिल्टर से देखते हैं, मतलब लाल रंग का गुलाब है और आपने जो चश्मा लगाया है उसका लेंस जो है वो नीला दिखा सकता है, तो गुलाब आपको कैसा दिखाई देगा बताइए? तो काला दिखाई देगा। और एक कॉमन सेंस की बात है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी रंग के फिल्टर से आप देखिए, ठीक है, तो जो सामने रखी चीज है या तो वो उसी रंग की है तब तो वो सही एक्चुअल कलर में दिखाई देगी, और नहीं तो फिर सफेद है तब वो उस रंग की दिखाई देगी, नहीं तो बाकी मामलों में वो काली ही दिखाई देगी, ठीक है। तो असल रंग देखने के लिए या तो आपको उसी रंग का लेंस लगाना पड़ेगा आंखों में, और नहीं तो फिर पारदर्शी जो लेंस है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसका काला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते, प्रश्न संख्या 55 को देखिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, तब भी जाकर प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक। कम ही लगता है क्योंकि प्रकाश बहुत तेज चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद प्रश्न संख्या 56 को देखिए। ऑप्टिकल फाइबर, जो कि आजकल काफी नवोन्मेषी टेक्नोलॉजी है, तो इसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत काम करता है। प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन हो जाता है, मतलब जितना प्रकाश आपतित होता है उतना पूरा परावर्तित हो जाता है। ऐसी घटना जो मिरज होता है, मृग मरीचिका, उसमें दिखाई देती, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती।
इसके बाद प्रश्न संख्या 57 को देखिएगा, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें जो रंग दिए हैं ना, उसमें नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी जो वेवलेंथ है वो सर्वाधिक होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 58 को देखिए, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो बैगनी प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है। नीले प्रकाश में होती है, इसमें जो विकल्प दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 60 को देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। ठीक है, शून्य का मतलब ये है निर्वात, ठीक, और वायु मतलब वायु माध्यम हो या निर्वात बीच में हो। तो ऐसी कंडीशन में इन दो स्थितियों को छोड़कर बाकी जितने माध्यम है उसमें सबसे तेज चलने वाला प्रकाश का रंग कौन सा है। तो प्रकाश में जितने भी रंग होते हैं उसमें लाल रंग ऐसा करता है, इसकी जो गमन की रफ्तार है वो तेज होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सोनरस होता है यानी ध्वनिक होता है। तो पीटने पर किसके ध्वनि उत्पन्न होगी, सबसे तीव्र ध्वनि। धातुओं में इस प्रकार की जो गुणवत्ता है वो पाई जाती है, तो ये लोहा हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 62 को देखिएगा, अल्ट्रासाउंड वेव्स यानी जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनका इसमें से किस पर्पज से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जहां किया जाता है वो तो दिया ही है, चमगादड़ द्वारा आपने शिकार का पता लगाने में, और सिर्फ शिकार नहीं, वो रात के समय उड़ते हैं तो उन्हें दिखाई कम दे, मान लीजिए, वैसे तो निशाचर होते हैं, उनके आंख के लेंस भी अनुकूलित होते हैं, लेकिन वो किसी चीज से टकराने से बचने के लिए भी जो पराध्वनिक तरंगे होती हैं उनको रिलीज करते हैं, और वो उस अवरोध से टकरा कर वापस लौटती हैं। तो इससे उन्हें पता लग जाता है कि उस रास्ते में अगर उड़ेंगे तो टकरा सकते हैं। ठीक है, तो बचने के लिए भी एक इस्तेमाल करते हैं। और जलपोत द्वारा समुद्र की गहराई की तह का ज्ञान करना, मतलब समुद्र तल यहाँ से कितना गहरा है, मतलब उसकी गहराई कितनी है, इसके लिए भी जो सोनार है उसका यूज किया जाता है। और मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने के लिए, जैसे कि किडनी स्टोन्स होते हैं, उन सब का निदान करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब तो सही है, लेकिन आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए हमें रडार चाहिए होगा, न कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवश्यकता होगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 को देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, मतलब कितनी आवृत्ति चाहिए तब जाकर हम उस आवाज को सुन सकते हैं। तो 100 हर्ट्ज, ठीक है, इसका जो सी वाला विकल्प है वो सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 64 को देखिए, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि जो है वो तीनों माध्यम में यात्रा कर सकती है, मतलब ठोस, द्रव और गैस। ठोसों में ध्वनि की जो गति है वो सर्वाधिक होती है, लेकिन उसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा हो कि माध्यम ही न रहे तब, तो निर्वात में वही होता है, निर्वात में कोई भी वायुमंडल, कोई भी जो माध्यम है वो उपस्थित नहीं होता है, वायु की अनुपस्थिति अर्थात निर्वात। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, इसीलिए चंद्रमा के वातावरण में, वहां वातावरण असल में होता ही नहीं है, तो वहां आप बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, उसके लिए मशीन की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं, ध्वनि तरंग की इसमें से कौन सी विशेषता है जो कि उसके तारत्व को तय करती है। तो उसकी जो आवृत्ति होती है उसी पर उसका तारत्व डिपेंड करता है। आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी तारत्व भी उतना ही उच्च होगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़ को आप कंपेयर कर सकते हैं। किसी संगीत यंत्र की जो तीव्रता होती है, मतलब ध्वनि की तीव्रता होती है, उसको किस चीज से नापा जाता है। उसका मात्रक असल में पूछा जा रहा है, तो डेसिबल होता है। बेल जो है वो ध्वनि को नापने का मात्रक होता है, ग्राहम बेल के नाम पे इसका नाम बेल रखा गया है। और उसका जो डेसी वाला फॉर्मेट होता है ना, मतलब छोटी ध्वनि नापने के लिए, तो डेसिबल का यूज करते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें, 67वां, कृषि कार्य में जो ट्रैक्टर यूज किया जाता है, जो कि मूल कृषि उपकरण के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसकी आवाज का स्तर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तो किसान या कोई भी जो ट्रैक्टर चालक होते हैं वो इसका पालन नहीं करते। ज्यादातर जो अपने देश में ट्रैक्टर है वो डग्गा मार हैं, बहुत ही फटीचर आवाज निकालते हैं। लेकिन वैसे अगर कायदे से माने तो 90 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो नुकसानदेह होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, ये 68वां है, और इसमें कहा गया कि दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। मतलब दीवार तक आवाज गई, वहां टकराई और उसके बाद वापस लौट कर आई, तो उसकी इको हमें सुनाई देती है। इसके लिए एग्जैक्ट डिस्टेंस असल में कितनी होनी चाहिए, कम से कम 17.2 मीटर होनी चाहिए, कम से कम। इससे कम रहेगी तो ध्वनि जो है उसका इको बनेगा नहीं, और ज्यादा रहेगी तब बनेगा, लेकिन वो भी एक हद से ज्यादा होगी तो नहीं बनेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 69 को देखिएगा, एक ध्वनि तरंग का वेग जो है वो 700 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मीटर पर सेकंड ये वेग का मात्रक होता है। तरंग दैर्घ्य जो है वो दी हुई है 35 सेंटीमीटर। तो ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है वो आपको ज्ञात करनी है, तो इसका फार्मूला आप लगा दीजिएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2000 हर्ट्ज होगा। इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है। ठीक, तो एस्बेस्टस दिया है, यहां देखिए क्या दिया है, विद्युत का कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है।
टेम्परेचर को वो खूब बढ़िया पास कराएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास कराएगा, तो वो अभ्रक होता है, माइका। ठीक है, ये विद्युत का कुचालक होता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, 71वां, सबसे अच्छा विद्युत का चालक इसमें से कौन सा है? तो यहाँ कुछ प्रकार के जल दिए हुए हैं, तो शुद्ध जल अगर रहेगा तब तो उसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा। हाँ, समुद्री जल रहेगा तो खूब बढ़िया फ्लो करेगा, तो इसका सी वाला सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 72 को देख 72वें प्रश्न में आप देख रहे हैं कार्बन का अपरूप, जो कि विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का लुब्रिकेंट है, यानी स्नेहक है। तो आप बताइए कि ये है क्या? कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन इस प्रकार के होते हैं, लेकिन हीरा जो होता है वो तो कुचालक होता है। ग्रेफाइट जो कि पेंसिल में आमतौर पर इस्तेमाल होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज होता है, तो ये विद्युत का भी सुचालक होता है और ऊष्मा का भी सुचालक होता है, इसलिए ये सही। इसके बाद आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 73 को देखिए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल क्या कहलाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि वो नाभिकीय बल होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल जो बल है उससे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो प्रबल नाभिकीय बल होगा, क्योंकि प्रबल नाभिकीय बल होगा तभी वो जो कण है, मूल कण है, उन्हें जोड़ पाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 74, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम 235 और आजकल ज्यादा यूज किया जाता है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम की रॉड्स यूज की जाती हैं, जो कि न्यूक्लियर ईंधन होता है। लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का ही ज्यादा बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है, हालांकि और बहुत सारे समस्थानिक। ठीक, तो यूरेनियम 235। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि अंतिम है, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। ठीक, इसमें जितने भी नाम दिए हैं आराम से आप गेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने 75 क्वेश्चन की इस क्विज को कंप्लीट किया है। तो प्रश्नों की संख्या पर मत जाइए, आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।